हेलो गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। कॉन्सेप्ट वीडियो 1 में हमने बात करी टू पेरीमीटर वेन डायग्राम के बारे में। कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में हम बात करेंगे थ्री पेरीमीटर वेन डायग्राम के बारे में। लेकिन वो समझने से पहले हमें एंड और को एक बार ढंग से समझ लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए एंड बी, इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिसको ए तो पसंद आता ही है लेकिन बी भी पसंद आता है। तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये इनका इंटरसेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आइदर ए और बी, तो उसका क्या मतलब है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ए पसंद है या फिर बी पसंद है। तो ये क्या दिख रहा है, जब भी और लिखा हो इसका मतलब हमें यूनियन लेना है। तो जब भी एंड लिखा हो तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, जब भी और लिखा हो हमें यूनियन लेना है। और जब हम आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम जहाँ भी एंड लिखा होता है वहाँ पे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ और लिखा होता है हम ऐड करते हैं। हमें इसके ऊपर अभी इतना कंसर्न नहीं रहना, क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे। बस ये टेबल याद करना बहुत ही फायदेमंद रहता है, इससे मैंने ये पहले बता दिया। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने टू पेरीमीटर में पढ़ा था वैसे ही थ्री पेरीमीटर में हमें रीजन्स की नोटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ए बी और सी है, और मैं पूछूं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन, तो हमारे दिमाग में कौन सी रीजन आने चाहिए? ऑब्वियसली ये रीजन सिर्फ, क्योंकि अगर हम ए का देखें, ए का ये पूरा रीजन है ना, ये सिर्फ ए का रीजन है। अब इस रीजन के अंदर ये ओवरलैपिंग में है, ये दो बार ओवरलैप है, ये तीन बार ओवरलैप है, ये दो बार ओवरलैप है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ओनली ए में क्या आ रहा है, ओनली ए में क्या आ रहा है, ये डॉट। ओनली बी में क्या आ रहा है, ये डॉट। और ओनली सी में क्या आ रहा है, ये डॉट। तो ये जितने भी रीजन्स होते हैं ये एग्जैक्टली वन वाले होते हैं, इसलिए मैंने इनको मार्क किया। और इसको हम लिखते कैसे, सिमिलरली टू पैरामीटर जैसे इसको इससे डिनोट करते हैं। वैसे ही अगर हम इस रीजन को देखें, इस रीजन को, सिर्फ इस रीजन को, तो ये सिर्फ दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन आ रहा है ना। ये रीजन सिर्फ ए एंड बी है, ओनली ए एंड बी। ये रीजन क्या बनेगा हमारा, ओनली बी एंड सी। और ये रीजन क्या बनेगा, ये रीजन सिर्फ ये रीजन हमारा बनेगा ओनली ए एंड सी। तो ये तीनों रीजन हमारे दिमाग में आने चाहिए जब हम बोले एग्जैक्टली टू बताओ थ्री पेरीमीटर वेन डायग्राम में। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं एग्जैक्टली थ्री। अब ये जो बीच का रीजन है ये एग्जैक्टली थ्री है, ये तीनों सर्कल का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली थ्री। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। और नन वाला तो इन सब के बाहर आएगा। नन वाले को हम कैसे बोलेंगे, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सब तो बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल टू पैरामीटर वाले जैसा है। इस क्वेश्चन से जितने भी जिस भी इंसान के डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, अच्छा मैंने पहले बता दिया था ना, इनकी नोटेशंस का मतलब है ये नंबर ऑफ ओनली ए पीपल, की कितने लोग हैं, ये नंबर ऑफ है सबके आगे। ये मैंने लिखा ऐसे क्योंकि हम लिखते हैं ऐसे। पर अगर हम अब क्वेश्चंस पे जाएं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ए, तो वो तो हमें दिख रहा है। इसका आंसर तो सीधा सीधा 8 होना चाहिए ना। इसका आंसर तो सीधा सीधा 8 है। एक सेकंड, ओनली बी, ओनली बी ये रहा, सिर्फ 9 होना चाहिए इसका आंसर। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात आती है, इन तीनों को समझना जरूरी है। एग्जैक्टली वन वाले कितने हैं, मैंने अभी बताया था एग्जैक्टली वन वाले का है, ये तीन रीजन है। तो यहां पे क्या क्या होंगे, एग्जैक्टली वन में ओनली ए, सिर्फ ये 8 लोग सिर्फ ए को पसंद करते हैं, ये 9 लोग सिर्फ बी को पसंद करते हैं, और ये 10 लोग सिर्फ सी को पसंद करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 27। एग्जैक्टली टू, जब हम एग्जैक्टली टू बोले हमें ये देखने, ये तीन रीजन दिख रहे हैं, मैंने अभी करे ये वाला और ये वाला, ये तीन रीजन। तो 1 + 2 + 5 8 हो गया। और एग्जैक्टली थ्री तो बीच में ही बैठा होता है, 3। और नन वाला, नन वाला तो ये रहा,
नाइदर ए नाइदर बी नाइदर सी, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 7 हो गया। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। एट मोस्ट टू, एट मोस्ट टू का क्या मतलब? जितने भी जीरो वाले हैं, एटमोस्ट टू का मतलब है जितने भी जीरो वाले हैं, जितने भी वन वाले हैं, जितने भी एग्जैक्टली टू वाले हैं, पर एटमोस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा दो ही पसंद हो उन लोगों को। तो जिनको तीन पसंद है क्या उन्हें लेना है? नहीं, उनको नहीं लेना। एटमोस्ट टू में यहीं पे रुक जाना है। तो वो कितना हुआ? 7 प्लस वन वाले कितने थे ऊपर हमने निकाले हैं? 27। और टू वाले कितने थे? ये रे 8। तो ये बना कितना? 42। इसका आंसर हो गया 42। तो मैं इसको यहां ढंग से लिख देता हूं, इसका आंसर हो गया 42। एट लीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो सबको पसंद हो। तो दो भी तो पसंद हो सकता है, तीन भी तो पसंद हो सकता है। इसके अंदर हम जीरो वाला नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम एक तो पसंद होना चाहिए। तो इसका, इन तीनों का सम ही तो बनेगा ये। तो 27 प्लस 11, इसका आंसर हो गया 38। यहां पे लिखा हुआ है एटलीस्ट टू, मतलब चलो मैं सारे ही लिख देता हूं, क्योंकि एटलीस्ट टू लिखा है तो कम से कम दो तो पसंद होने ही चाहिए। तो तीन भी तो पसंद हो सकते हैं। तो जिसको एक भी पसंद नहीं है उसको तो भगा दो, और जिसको सिर्फ एक पसंद है उसको भी भगा दो, क्योंकि कम से कम दो तो पसंद होने ही चाहिए थे। तो इस केस में हमें सिर्फ 2 और 3 को ऐड करना है। तो उसका आंसर हो जाएगा 11। अब बात करते हैं नॉट सी के बारे में। नॉट सी का मतलब, सी का गोला मत देखो और बाकी सारे देख लो। सिंपल है ना, बस सी का गोला नहीं देखना, बाकी सारे देखने। तो 10, 18 और आंसर हो जाएगा 25। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे दो बताने वाला हूं, इसमें मैक्सिमम गलतियां होती है, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी हो जाती है, ये ओनली पढ़ना भूल जाते हैं। अब ए एंड बी का क्या मतलब है? ए एंड बी का मतलब अभी हमने ऊपर देखा था, चलो हम वापस देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ए एंड बी का मतलब है ऐसे कितने लोग हैं जिसको ए पसंद है और बी भी पसंद है, दोनों पसंद आने जरूरी है। तो जिसको ए पसंद है और बी भी पसंद है, ये दोनों टिक कंपलसरी है। ठीक है, यहां देखते हैं। तो जिसको ए पसंद है और जिसको बी भी पसंद है, वैसे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। जिसको ए पसंद था और बी भी पसंद था, तो यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे ना इन दोनों के बीच में, इसलिए आंसर 4 हो गया। लेकिन अगर ए एंड बी ओनली लिखा है तो ए पसंद है बी पसंद है सिर्फ, तो सी पसंद नहीं होना चाहिए। सी पसंद नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं कि सी पसंद नहीं होना चाहिए इस केस में। तो ए एंड बी ओनली में आंसर 1 आएगा। सबको फर्क समझ में आ गया ना? यहाँ 4 क्यों आएगा और यहाँ 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ ओनली भी लिखा था। सिर्फ ए और बी पसंद हो, सी पसंद ना हो। अब यहाँ पे बात करते हैं ए और बी के बारे में। तो और में हमने क्या पढ़ा था? या तो ए पसंद हो या बी पसंद हो। तो या तो ए का गोला या बी का गोला। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक सेकंड। तो ए का गोला क्या बना हुआ है और बी का गोला क्या बना हुआ है? तो ए के गोले में, अच्छा, ए और बी बनाना चाहता हूं मैं, तो बीच में तो 4 बना दूं ना इनका, और यहाँ पे 14 बना दूं, क्योंकि सी की तो बात ही नहीं करी है तो सी को देखना ही नहीं है, और यहाँ 10 बना दो। तो इसका आंसर हो जाएगा 28, क्योंकि सिर्फ ए और बी देखना है ना। तो अगर आपको ये नहीं बनाना तो आप सीधा ये सोच सकते हो कि जब सी का पूछा ही नहीं है तो सिर्फ ऊपर का ही देखता हूं और इन सबको ऐड कर दो। क्योंकि और में क्या होता है? और में हम यूनियन लेते हैं और एंड में हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ये खुद ही याद होने लग जाएगा, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ए और बी और सी, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? ये एटलीस्ट 1 ही तो है अगर हम सोचे तो। मैं प्रूव करके दिखाता हूं ये एटलीस्ट 1 ही कैसे है। क्योंकि या तो ए हो या बी हो या सी हो। अच्छा, और की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यूनियंस। और की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यूनियंस। तो ए को कितने लोग पसंद करते हैं? 11, 12, 14, और ये तो 28 हो गए और 10 और हो गए 38। और एटलीस्ट 1 का भी तो 38 ही आया था, इसका भी तो 38 आया। और ये हमने कैसे पता लगा लिया था
लिखने से पहले ये एटलीस्ट 1 है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या बनता है, ए और बी और सी। तो ये एटलीस्ट 1 ही तो हो गया कि हमें ऐसे लोग बताने हैं जिसको ए पसंद है या फिर बी पसंद है या फिर सी पसंद है, मतलब कोई ना कोई एक तो कम से कम पसंद है। इसका मतलब ये एटलीस्ट 1 ही बन गया। इनमें से कुछ भी चीज आपको याद नहीं करनी है। अगर आपको ये टेबल याद रहता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे इजीली कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है, अच्छा एंड का मतलब क्या होता था, बी एंड सी, मतलब बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए, पर यहाँ ओनली लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अब, बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों पसंद आने चाहिए, तो वो तो 8 होना चाहिए था, लेकिन ओनली लिखा है इसलिए आंसर होगा 5। सबको समझ में आ गया ना। अब यहाँ लिखा है नाइदर ए नॉर बी, तो ए भी नहीं पसंद आना चाहिए और बी भी नहीं पसंद आना चाहिए, तो 17 ही तो बचा। 10 + 7, सीधा 17 लिख देते हैं यहाँ पे। आई होप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले इनके ऊपर ग्रिप बनाना, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो जिसने भी मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो 2 देखी है उसके लिए आगे का जो चीजें है वो बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि हम वही 3 इक्वेशन लिखने वाले हैं। मैं पहले ही दिखा देता हूं, हम ये 3 इक्वेशन लिखने वाले हैं जो हमने उस वीडियो में लिखी थी। तो एस का क्या मतलब होता था, एस का मतलब होता था टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सर्वे करा है। तो इसका मतलब तो यूनिवर्सल सेट ही होता था, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने सर्वे करा है। इसके लिए मैं सबको ऐड कर दूं, तो मैंने सबको ऐड कर दिया। फिर जब मैं सबको ऐड करूंगा मैं नोटिस करूंगा ए बी, अच्छा इसमें ना अल्फाबेट भी हम ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा सा समझना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपको लिखना आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो हम ना अल्फाबेटिंग भी ऐसे करते हैं, मैं बता देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप अल्फ़ाबेट कैसे भी लिख सकते हो, बस ये थोड़ा कन्वेंशन सा बन गया है कि ए बी सी, पहले एग्जैक्टली 1 वालों को ए बी सी दे दिया, फिर डी ई एफ एग्जैक्टली 2 वालों को नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स दिए, फिर जी जो थर्ड वाले था उसको जी दे दिया, और फिर जो बाहर नन का बचता है उसको एच दे दिया। तो ये अल्फ़ाबेट अगर आप ऐसे लिखोगे, कहीं बुक्स पढ़ोगे आप, किसी के नोट्स देखोगे, तो उसने ऑलमोस्ट लगभग लगभग ऐसे ही लिखा हो। चलो, तो इसके बाद हम ए बी सी को 1 बुला सकते हैं, क्योंकि हम नोटिस कर सकते हैं ये बात। उसके बाद हम डी ई एफ को 2 बुला सकते हैं, तो हमने उसको 2 बुला दिया। जी को हम 3 बुला सकते हैं, और एच को हम नल 0th रीजन बुला सकते हैं। तो एस लिखने का तरीका तो हम सबको पता है। हमने 2 पैरामीटर में एस कैसे लिखा था, हमने 2 पैरामीटर में भी तो एस ऐसे ही लिखा था। तो ये 3 पैरामीटर का एस हो गया, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं एक्स इक्वेशन के बारे में। एस इक्वेशन के अंदर ओवरलैपिंग अलाउड होती है, अगर आपको याद होगा तो लिख देते हैं, ओवरलैपिंग इज अलाउड, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एस के अंदर ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, लेकिन एक्स के अंदर ओवरलैपिंग इज अलाउड। तो और एक्स की डेफिनेशन क्या थी, 2 पेरीमीटर में क्या डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी। तो 3 पेरीमीटर में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी। क्या ही फर्क है, बस ये सी तो आ गया, एक पेरीमीटर ही तो और आ गया, वो हमने लिख दिया। फिर आप ये खुद लिख के देख लेना, अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए में ये लिख दिया, इन चारों का नाम लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी में उन चारों का नाम लिख दिया, उन चारों का नाम मतलब ये 4 नंबर्स होंगे, ये लिख दिए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी में ये लिख दिया। फिर आप थोड़ी ग्रुपिंग करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखा दिया है, मैं अब आपको दोबारा सिखाऊंगा। ये बस इसकी डेरिवेशन है जिस पे हमें ध्यान तो देना है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली लिखना सिखा दूंगा, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल 2 पैरामीटर जैसा है। तो जब हम 4 पेरीमीटर वाला पढ़ेंगे और फिर से हम एस एक्स और एक्स माइनस एस पढ़ेंगे, तो अगर आपको डायरेक्टली लिखना आता है तो आपको ये स्क्रूटनी करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वरना आप करके देख सकते हो एक खाली पेज लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर हम एक्स माइनस एस लिखते हैं, और ये तभी लिखते हैं जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नन रीजन होता है वो 0 हो, ऐसा कोई भी इंसान ना हो जिसको कुछ भी नहीं पसंद, तभी लिखने का फायदा होता है, और वो ऐसे आ जाता है। ठीक है,
अब मैं आपको ये सब डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ, तो आपको बहुत तेज समझ में आ जाएगा। फिर जो मैंने पीडीएफ में नोट्स में लिखा है वो भी मैं एक बार रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगा। पर सीधी सी बात है, अब एस इक्वेशन कैसे लिखनी है हमें। अच्छा, इसको सिर्फ एस लिखते हैं। एस कैसे लिखनी है, एग्जैक्टली 1 प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 3 प्लस नंबर ऑफ पीपल हु डोंट लाइक एनीथिंग। अब हम लिखेंगे एक्स इक्वेशन। पहले 1 2 और 3 लिख दो, क्योंकि एग्जैक्टली 2 है तो इसका कोफिशिएंट भी 2 बना दो, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 3 है तो इसका कोफिशिएंट भी 3 बना दो। बस इतना सा सीखना था आपको, ये डायरेक्टली लिख दिया हमने एस इक्वेशन और एक्स इक्वेशन। अब हम लिखेंगे एक्स माइनस एस इक्वेशन। ये तभी लिखने का फायदा है जब नन वाले जीरो, मतलब जो यहां पे हम एच लिखते हैं वो जब जीरो, देन हम x माइनस एस को क्या लिखते हैं, जितने भी ओवरलैपिंग पार्ट्स है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको बहुत ही तेज सिंपली कैसे सोचना है। क्या क्या पार्ट ओवरलैपिंग होते हैं 3 वाले वेन डायग्राम में। ये पार्ट ओवरलैप हो रहा है, ये पार्ट ओवरलैप हो रहा है, और ये पार्ट ओवरलैप हो रहा है। क्योंकि जो बाहर मैंने टिक मारे ये तो ओवरलैप नहीं हो रहे ना, ये तो पक्की बात है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो होते हैं एग्जैक्टली 2 वाला रीजन और एग्जैक्टली 3 वाला रीजन। ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 वाला कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, एग्जैक्टली 2 वाला एक्स में जब हम एस से कंपेयर करें तो एक्स्ट्रा काउंट कितनी बार हो रहा है, एग्जैक्टली 2 वाला रीजन एस के अंदर ये रीजन एक बार काउंट हो जाता है, पर एक्स में ये रीजन 2 बार काउंट होता है, क्योंकि एक बार इसके साथ ये काउंट हो रहा है बस ये रीजन, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, और एक बार इसके साथ भी काउंट हो जा रहा है। सिमिलरली ये वाला रीजन एक बार इसके साथ काउंट हो रहा है ए के साथ, तो एक बार सी के साथ भी काउंट हो जा रहा है, और ये वाला रीजन एक बार बी के साथ काउंट हो रहा है तो एक बार सी के साथ भी काउंट हो जा रहा है। तो ये दो दो बार काउंट हो जा रहा है, लेकिन इसमें ये सिर्फ एक बार काउंट हो रहा है, तो इसके एक्स्ट्रा काउंट बने 1 ना कि 2, क्योंकि एक बार तो एस में काउंट होता ही है, पर एक्स में वो 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा काउंट कितना बना, वो कितनी ज्यादा बार काउंट हो रहा है, वो है 1। और अब थर्ड वाले रीजन की बात करते हैं। थर्ड वाले रीजन को मैं इस कलर से पहले ही रंग देता हूं। अब ये ए के साथ एक बार काउंट हुआ, ये बी के साथ दूसरी बार काउंट हो गया, ये सी के साथ एक बार और काउंट हुआ, 3 बार काउंट हो गया ये। और ये एस में कितनी बार काउंट हो रहा था, सिर्फ एक बार, लेकिन ये एक्स में कितनी बार काउंट हो रहा है, 3 बार। तो ये एक्स्ट्रा बार कितनी काउंट हो रहा है, 3 माइनस 1, 2 टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो ये 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन सेकंड वाला रीजन का मतलब ना, ये 3 रीजन इकट्ठा होता है। जब भी मैं बोलूं सेकंड वाला रीजन का क्या मतलब है, तो सेकंड वाले रीजन का मतलब कोई एक रीजन नहीं है, वो ये 3 ग्रुप ऑफ रीजन है। ये देखो मैं यहीं बना देता हूं, ये मैंने सेकंड रीजन बनाया है, तो ये रीजन एज अ होल एस में एक बार काउंट होता है, एक्स में 2 बार काउंट होता है, इसीलिए इसका एक्स्ट्रा काउंट 1 है, और ये थर्ड वाले रीजन का एक्स्ट्रा काउंट 2 है। तो हमें ये तीनों इक्वेशन डायरेक्टली लिखनी आ गई ना, और यही सीखना था। अब मैं एक बार पीडीएफ में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। हम एस डिस्कस कर चुके हैं, हम एक्स डिस्कस कर चुके हैं, एक्स माइनस एस, ये बहुत जरूरी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नन वाला जीरो होना चाहिए। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा काउंट होते हैं, और वो मैंने करके भी दिखा दिया। आप एक्स लिखो, आप ऊपर से देख के फिर एस लिखो, आप इसको जीरो बना दो, आप इसको जीरो बना दो, है ना। उसके बाद ये मिलेगा आपको, और आप देख भी सकते हो जो डी ई एफ है, ये कौन सी रीजन है, ये सेकंड रीजन होते हैं हमारे डी ई एफ। ये रीजन हमारे एस के अंदर एक बार काउंट होते हैं और एक्स के अंदर 2 बार काउंट होते हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया, तो एक टाइम एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट 1 है। वैसे ही जो जी रीजन है, जो 3 वाला रीजन है, वो एक्स में 3 बार काउंट हो जाता है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ,
लेकिन वो एस में सिर्फ एक ही बार काउंट होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, इसीलिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए ये बनता है। तो अब तो मेरे हिसाब से बहुत इजी हो गया होगा, ये तीनों आप लर्न कर लेना। इसके बाद हम मिलेंगे कॉन्सेप्ट वीडियो 3 में, जिसके अंदर हम 4 पैरामीटर वाले वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट वीडियो 1 और 2 देख ली है, तो 3 तो ऐसा आपको लगेगा एक इसका एक्सटेंशन ही है, लेकिन कुछ लोग पहली बार पढ़ेंगे 4 वाला वेन डायग्राम, तो उसका वेन डायग्राम मैं बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद में ये 3 इक्वेशन सिखाऊंगा, उसके बाद हम सेट पे जाएंगे। थैंक यू।